वेलकम एवरीवन, वेलकम टू MMA विद अविनाश। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। आज का जो टॉपिक है, एज आई एक्सप्लेन्ड, कि आज हम बात करने वाले हैं कुश्ती के बारे में, रेसलिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कुश्ती क्या होती है, कुश्ती के रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या हैं, कुश्ती के फाउल्स क्या क्या होते हैं, कुश्ती का क्या रोल होता है। क्योंकि ये चैनल जो है मैंने MMA पे फोकस करके मैंने क्रिएट किया है। माई विजन इज़ टू प्रमोट MMA। तो मैं ये ट्राई करूँगा कि आप सभी को मैं समझा पाऊँ कि अगर कोई इंसान अच्छी रेसलिंग करता है तो उसको एक MMA फाइट में किस तरह एडवांटेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जो चीज़ आती है रेसलिंग के बारे में, हमारे हिस्ट्री, अगर हम इतिहास में जाएं तो 5000 ईयर्स से भी पुराने टाइम से हिस्ट्री का गेम चल रहा है। सबसे पहले सुमेरियंस, ग्रीक, एंशिएंट कल्चर्स जो थे वहाँ पर। और अगर मैं हमारे कल्चर की बात करूँ तो रामायण महाभारत में बहुत बड़े बड़े कुश्ती के पहलवान रहे हैं, जैसे हमारे बजरंगबली, भीम, जरासंध और भीम की कुश्ती का महाभारत में बहुत अच्छा एपिसोड है, इनको पता होगा इसके बारे में। हमारे कन्हैया जी, कृष्ण भगवान, इन्होंने कंस को एक मल्ल युद्ध में मारा था, क्योंकि कुश्ती का ही एक फॉर्म होता है। तो हिस्ट्री की जो रेसलिंग की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत रिच है काफ़ी टाइम से। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसानियत की सबसे पुराने खेलों में से एक कुश्ती भी है, क्योंकि पहले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं थे, तो लोग ये जो शारीरिक बल वाले खेल होते हैं इन्हीं में ज़्यादा मनोरंजन करते थे। तो इसलिए कुश्ती काफ़ी टाइम से अस्तित्व में है और एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गई हिस्ट्री के बारे में, रेसलिंग की हिस्ट्री क्या है। अब हम बात करते हैं कि एक रेसलिंग का गेम होता कैसे है। तो कुश्ती का जो गेम होता है इसमें कैसा है, एक मैट होती है 4 कोने की, ये स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी, आपको दिख रहा होगा। इस मैट में चौड़ाई और लंबाई जो दोनों होती है ये 12-12 मीटर्स की होती है। उसके बाद आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि इसके बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बना हुआ है, और इस गोले का जो बिल्कुल सेंटर का एरिया है वो 7 मीटर, उसका डायमीटर 7 मीटर होता है। और उसके बाहर आपको एक और ऑरेंज कलर का गोला दिख रहा होगा जिसका डायमीटर 1 मीटर होता है। तो रेसलर्स पहलवान जब कुश्ती में मैच में उतरते हैं तो जो कुश्ती का गेम होता है ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट होता है। बीच में एक रेफरी खड़ा होगा, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, और पहलवान अपना स्टैंस, एक रेसलिंग का स्टांस लेकर के दोनों पहलवान बीचों बीच सेंटर में खड़े होते हैं। फिर रेफरी विसिल करता है और पहलवान, ये कुश्ती का गेम स्टार्ट होता है। कुश्ती के गेम को स्टार्ट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ रूल्स और इसके रेगुलेशंस को समझना, क्योंकि हम में से बहुत से लोग कुश्ती देखते हैं, और इंडिया में तो काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी बनी है कुश्ती के ऊपर। जैसे अभी दंगल आई थी, दंगल में फोगाट फैमिली के ऊपर पूरा अच्छे से उन्होंने दिखाया। दिस मूवी बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। सो इट शोज दैट पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन रेसलिंग। सो हमने देखा है, मूवीज़ बनी हैं, हमने सारी चीज़ें देखी हैं कुश्ती के बारे में। लेकिन कुश्ती का गेम समझने के लिए इंपॉर्टेंट है आपको रूल्स पता हो कुश्ती के। तो सबसे पहला जो रूल होता है कुश्ती का, 2 तरीके की रेसलिंग पूरी दुनिया में खेली जाती है मेनली, और भी फॉर्म्स हैं कुश्ती के, लेकिन मेनली 2 तरीके। एक होती है ग्रेको रोमन, एक होती है फ्री स्टाइल। अब इसमें दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब आप फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात करते हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती की बात करते हैं, तो उसमें आप बॉडी के सारे पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे पैरों का भी यूज़ होता है। मतलब बेसिकली डिफरेंस ये होता है ग्रेको रोमन और फ्री स्टाइल में कि कमर के ऊपर जो कॉम्बैट होता है वो होता है ग्रेको रोमन, मतलब आप पैरों का यूज़ नहीं कर सकते कुश्ती में। बट इफ़ यू टॉक अबाउट फ्री स्टाइल तो वहाँ पे पूरी बॉडी का सारा पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई बेसिक चीज़ें। स्कोर कैसे होता है एक रेसलिंग मैच? एक रेसलिंग मैच को स्कोर करने का एक रेसलिंग मैच को जीतने का सबसे आसान या सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आप अपने सामने वाले ओपोनेंट को चित कर दें। इंग्लिश में इसको पिन फॉल कहा जाता है। पिन फॉल का मतलब ये होता है, चित करने का मतलब ये होता है कि उस मुकाबले में आपने अपने जो आपका ओपोनेंट है उसको आपने उठाया, या जैसे भी करके आपने उसके दोनों शोल्डर ब्लेड्स जो होते हैं, ये जो एरिया होता है इसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। अगर ये एरिया आपने रेसलिंग मैट पे 1 सेकंड तक दबा के रखा, मतलब टच करा कर ये रखा 1 सेकंड तक, तो वो कुश्ती का मैच वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसमें कोई स्कोर की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपने 1 सेकंड तक उसका दोनों शोल्डर ब्लेड्स को दबा के रखा, मैच ख़त्म, रेफरी आपको उठा देगा और कहेगा दिस इज़ द विनर। अगर, क्योंकि कुश्ती बहुत ही टेक्निकल गेम है, तो पिन फॉल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। अक्सर कुश्ती का गेम जो होता है ये स्कोरिंग के बेस पे जीता जाता है। तो
इसमें स्कोर कैसे करते हैं? सबसे पहले मैंने बताया कि जब अब कुश्ती का मैच शुरू होता है तो दोनों पहलवान सामने सामने खड़े होते हैं। अब सपोज करिए सबसे पहला एक पहलवान ने दूसरे पहलवान को, ये जो मैट आपको दिखाई दे रही है, बीच में दोनों खड़े हुए, मैच स्टार्ट हुआ और एक पहलवान ने दूसरे को धकेल करके उस रिंग से बाहर कर दिया, उस सर्कल से बाहर कर दिया, तो 1 पॉइंट वहाँ पे मिल जाता है। ये तरीके हैं कैसे रेसलिंग मैच स्कोर होता है। दूसरा, टेक डाउन्स। टेक डाउन्स का मतलब क्या होता है? आपको अपने ओपोनेंट को उसके घुटनों पे गिराना है और उसके पीछे जाकर के बैक में आपको ग्राउंड कंट्रोल लेना है। मतलब आपने अपने ओपोनेंट को जमीन पे गिरा दिया और उसके पीछे जाकर के आपने उसको पीछे से होल्ड कर लिया, ये आपको 2 पॉइंट दिलाते हैं, इसको कहते हैं टेक डाउन। फिर तीसरा पॉइंट होता है एस्केप। जो नीचे का रेसलर है, जो जमीन पे पड़ा है, और ऊपर जो टॉप पे रेसलर है, अगर उसने उससे उस ग्रिप से निकल के बाहर आ गया तो इसको एस्केप कहते हैं, इस पे 1 पॉइंट मिलता है। अगला तरीका होता है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है कि जो रेसलर नीचे है, जमीन पे है, उसने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दिया, मतलब वो नीचे से ऊपर आ गया, ग्राउंड कंट्रोल उस रेसलर ने ले लिया जो अभी तक नीचे था। इस पे 2 पॉइंट्स स्कोर की, इस पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगला होता है नियर फॉल। नियर फॉल का मतलब ये होता है कि आप अपने पहलवान को, जो आपका ओपोनेंट है, उसको आपने चित करने के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। मतलब कि वो ग्राउंड गेम चल रहा है, आपने उसको एक ऐसी पोजीशन में ले आए आप, जैसे ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपने उसकी जो एक शोल्डर ब्लेड तो उसका ज़मीन पे है, दूसरा शोल्डर ब्लेड आपने 45 डिग्री के ज़्यादा एंगल से आपने झुका दिया ज़मीन की तरफ। और इस पोजीशन में अगर आप उस रेसलर को, उस ओपोनेंट को 3 सेकंड होल्ड करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इस पोजीशन में उसको 5 सेकंड तक होल्ड करते हैं तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ये होते हैं रेसलिंग में कुछ स्कोरिंग एरियाज। अब अगर आप इसके बाद अगर कभी आप रेसलिंग मैच देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से रेसलिंग का मैच स्कोर किया जा रहा है। ये तो हो गई रेसलिंग के स्कोर्स और स्कोरिंग पैटर्न की बात। अब हम बात करते हैं कि रेसलिंग में क्या अलाउड नहीं होता है। बहुत सारे फाउल्स होते हैं रेसलिंग में, जो जैसे इलीगल होल्ड्स। सबसे पहला फाउल होता है इलीगल होल्ड। इलीगल होल्ड्स का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से अपने ओपोनेंट का गला नहीं पकड़ सकते आप, उसका कोई बॉडी पार्ट जो नॉर्मल जॉइंट्स हैं उनको आप ऐंठ के तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, तो ये होते हैं इलीगल होल्ड्स। आप उनका कपड़ा नहीं पकड़ सकते, उनके बालों को पकड़ के नहीं खींच सकते, ये सब कुश्ती के इलीगल होल्ड्स होते हैं। ये जितने भी फाउल्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऑफेंस का एक रूल होता है। पहला ऑफेंस अगर आप करेंगे तो 1 पॉइंट आपके ओपोनेंट को मिलेगा, दूसरा ऑफेंस पे फिर 1 पॉइंट आपके ओपोनेंट को मिलेगा, तीसरा ऑफेंस अगर आपने किया तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और चौथे ऑफेंस पे आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और मैच वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये फाउल से रिलेटेड रूल होता है। अगला अब फाउल जो होता है स्टॉलिंग। स्टॉलिंग का मतलब आप कुश्ती लड़ने उतर तो गए अखाड़े में, बट आप कुश्ती एक्चुअल में लड़ नहीं रहे, मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं कुश्ती को, मतलब आप अपने ओपोनेंट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऐसे इंगेज नहीं है पूरी तरह कुश्ती में, तो वहाँ पर भी आपके ओपोनेंट को 1 पॉइंट नहीं मिलता है पहले ऑफेंस पे। अगला पॉइंट होता है, अगला फाउल होता है क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग का मतलब ये होता है कि आप जब अपने जो आपका ओपोनेंट है उसकी बॉडी के चारों तरफ आप एक लॉक तभी लगा सकते हैं, या तो वो खड़ा है या तो नियर फॉल की पोजीशन में है। अगर वो ज़मीन पे गिरा हुआ है तो आप उसकी बॉडी को पूरी तरह से होल्ड करके नहीं रख सकते। आपको आपके दोनों हाथ जैसे ही आपने टच किए तुरंत 1 पॉइंट आपके ओपोनेंट को मिल जाएगा। फॉल्स का अगला तरीका होता है अननेसेसरी रफनेस। अगर आप एक कुश्ती मैच में हैं और आप वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तब भी आपको रेफरी वार्न करेगा और 1 पॉइंट आपके ओपोनेंट को मिल जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि आपकी रफनेस इतनी ज़्यादा है कि रेफरी को लगा कि दिस गाय इज गेटिंग डेंजरस, तो सीधा आपको मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और वो मैच वहीं खत्म हो जाता है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिनके बेसिस पे फाउल से स्कोर होते हैं और ओपोनेंट्स को एक एज मिलता है। अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो इस बेसिस पे फाउल्स के स्कोर पॉइंट्स आपके ओपोनेंट को दिए जाते हैं। यहाँ तक तो हमने बात करी कि एक रेसलिंग का मैच स्कोर कैसे होता है, रेसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या होते हैं, और जब आप रेसलिंग मैच देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फाइटर जीत रहा है, कौन सा हार रहा है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की रेसलिंग में हिस्ट्री क्या रही है। रेसलिंग में हिस्ट्री तो इंडिया की बहुत लंबी है, जैसे मैंने पहले ही बताया, लेकिन एक्चुअल में ओलंपिक्स में इंडिया की क्या हिस्ट्री, क्योंकि ओलंपिक्स को एक बेंचमार्क माना जाता है इसको। तो हम आज जानते हैं कि इंडियन रेसलिंग को ओलंपिक्स में कितने मेडल्स मिले और कब मिले। तो सबसे पहले इंडिया का जो मेडल आया ओलंपिक में वो केडी जाधव ने दिलाया इंडिया को, ब्रॉन्ज मेडल 1952 हेलसिंकी में। इसके सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगला मेडल जो आया इंडिया का वो 2012 में सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता। वो फाइनल नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना मेडल अपग्रेड किया और इस बार वो सिल्वर मेडल लेकर आए। और सुशील कुमार इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में। उसके बाद बजरंग पूनिया
योगेश्वर दत्त ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। रवि कुमार दहिया 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और इंडिया की साक्षी मलिक ने, जो इकलौती महिला हैं इन्होंने रेसलिंग के गेम में ओलंपिक में मेडल जीता है, तो साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये हमारी रेसलिंग लेगेसी रही है ओलंपिक खेलों में, जहाँ पे इंडियन रेसलर्स ने हर समय, जब से मतलब सुशील कुमार ने 2008 से बीजिंग ओलंपिक में पदक जीता, उसके बाद से लगातार 4 ओलंपिक हुए हैं उसके बाद से, और 4 ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने कोई ना कोई पदक जीता है। तो ये दिखाता है कि इंडिया में रेसलिंग का जो पोटेंशियल है, और इंडिया में रेसलिंग का जो एक इंडिया का जो रेसलिंग बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के रेसलर्स ने पूरी दुनिया में, और ये तो हमने सिर्फ ओलंपिक्स की बात करी, इसके अलावा इंडियन रेसलर्स ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हर समय हमेशा गोल्ड्स, सिल्वर मेडल्स, हर तरह के मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। तो हमने रेसलिंग के बारे में ज़्यादातर चीज़ें सीखी और देखा कि किस तरह से रेसलिंग का मैच स्कोर किया जाता है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं, और इंडिया की रेसलिंग की जो लेगेसी है, हिस्ट्री है, उसके बारे में हमने डिटेल में बात करी। अब क्योंकि मेरा टॉपिक था मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स को लेकर के, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक MMA मैच में एक रेसलिंग किस तरीके से हेल्प करती है, और अगर इंडिया में MMA को प्रमोट किया जाता है तो इंडियन रेसलर्स को इसका कितना फ़ायदा होगा आगे जा करके। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक रेसलर जो होता है वो टेक डाउन्स में बहुत एक्सपर्ट होता है। उसकी सालों की जो प्रैक्टिस होती है वो टेक डाउन्स के ऊपर होती है। उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। एक रेसलर बहुत अच्छी से हैवीली बिल्ट होता है। और ये जनरली देखा गया है कि MMA वर्ल्ड में जिन लोगों ने MMA को बहुत टाइम तक डोमिनेट किया है, उनकी रेसलिंग बहुत अच्छी रही है। जैसे जॉर्ज सेंट पियर सबसे बड़े एग्जाम्पल माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रेसलिंग के दम पर कम से कम 7 से 8 सालों तक UFC में MMA को डोमिनेट किया। अपने से पिछली जनरेशन के फाइटर्स को भी हराया, अपनी जनरेशन के फाइटर्स को भी हराया, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की फाइटर्स को भी हराया उन्होंने। और ऐसा देखा गया था कि उनका टेक डाउन डिफेंस जो हुआ करता था वो दुनिया में अभी तक उसका कोई मुकाबला नहीं। सबसे ज़्यादा टेक डाउन, सक्सेसफुल टेक डाउन्स, सबसे ज़्यादा ग्राउंड कंट्रोल। तो इन चीज़ों की वजह से ऐसा माना जाता है कि एक रेसलिंग की जो स्किल होती है वो एक MMA फाइट में बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि अगर आप अपने ओपोनेंट को टेक डाउन कर पाते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद काम शुरू हो जाता है ग्राउंड एंड पाउंड का, जहाँ पे स्ट्राइकिंग काम आती है, जहाँ पे उसके बाद आप जिजुत्सु का यूज़ करके तरह तरह के दुनिया भर के लॉक्स लगा सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। जब हम जिजुत्सु को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि जिजुत्सु में कितने तरीके के लॉक्स होते हैं, और उसमें रेसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अगर इंडिया में MMA प्रमोट होता है, अगर इंडिया में MMA की ग्रोथ होती है, तो आप देखेंगे कि इंडिया से बहुत बड़े बड़े MMA फाइटर्स निकलेंगे, क्योंकि इंडिया की हमारे खून में है रेसलिंग, कुश्ती हमारे खून में है। हम हमेशा से हमने कुश्ती देखी है, कुश्ती सीखी है, कुश्ती करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ऐसे देश में जहाँ पे इतने सारे रेसलर्स इंटरनेशनल स्टेज पर जाके डोमिनेट कर रहा है रेसलिंग को, ऐसे देश में अगर MMA को प्रमोट किया जाता है तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इंडिया में। और इंडिया के जो रेसलर्स हैं वो MMA में अगर इंटर करते हैं तो आने वाले सालों में हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लेवल पे इंडिया के जो रेसलर्स हैं वो MMA को डोमिनेट करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ऋतु फोगाट है। ऋतु फोगाट ने 2016 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता सिंगापुर में, और उसके बाद 2019 में उन्होंने वन चैंपियनशिप करके एक MMA प्रमोशन है वो ज्वाइन किया। और उसके बाद उन्होंने, अगर आप उनके मैचेस देखेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूट्यूब पे जा करके उनके मैचेस देखिए, जो MMA के मैचेस हैं उनके वन चैंपियनशिप में, तो आप देखेंगे कि उनका साइड कंट्रोल, उनका ग्राउंड कंट्रोल, उनकी रेसलिंग, उनके MMA मैचेस में इन चीज़ों ने बहुत हेल्प किया उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में MMA को प्रमोट किया जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और इंडिया के जो रेसलर्स हैं वो अपनी रेसलिंग के दम पे दुनिया भर के MMA फाइटर्स को डोमिनेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ये छोटा सा मेरा अटेम्प्ट था आप सभी को रेसलिंग के बारे में बताना। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई ज़रूर, लेकिन मैं चाहता था कि आपकी जो रेसलिंग को लेकर के एक अंडरस्टैंडिंग वो अच्छे से डेवलप हो। और आने वाले वीडियोस में जब हम बाकी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अगली वीडियो में हम बॉक्सिंग के बारे में बात करेंगे, फिर हम जिजुत्सु के बारे में बात करेंगे, फिर हम मुए थाई के बारे में बात करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि एक MMA फाइट में और एक रेसलिंग की जो स्किल होती है उसको बाकी एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट करके एक MMA फाइट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और एक रेसलिंग को दूसरे गेम्स के साथ इंटीग्रेट करके, दूसरे मार्शल आर्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके एक MMA मैच को कैसे आसानी से जीता जा सकता है। और हम इससे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली है, आई एम रियली ग्रेटफुल, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।